यह उस समय की बात है जब प्राचीन भारत की धरती पर मौर्य वंश अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर था। पाटलिपुत्र का नाम पूरे संसार में गूंज रहा था और इसी पाटलिपुत्र में 214 ईसा पूर्व एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया जिसका नाम बाद में इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। यह वही बालक था जिसे दुनिया ने आगे चलकर अशोक महान कहा। अशोक बचपन से ही बिल्कुल अलग था। लोग कहते थे कि इस बालक की आंखों में किसी शेर की सी चमक है और इसके मन में किसी पर्वत जैसी स्थिरता है। वह खेल कूद में कम और सीखने समझने में ज्यादा रुचि रखता था, लेकिन जब भी शक्ति या साहस दिखाने का मौका आता तो अशोक कभी पीछे नहीं हटा। एक बार की बात है, जंगल में शिकार के दौरान एक शेर अचानक उसके सामने आ गया। बाकी सैनिक घबरा गए, लेकिन अशोक ने सिर्फ एक साधारण लकड़ी की लाठी से उस शेर को मार गिराया। इस घटना के बाद उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। समय बीता गया और वह युवावस्था में प्रवेश कर गया। मौर्य वंश में राजा बिंदुसार शासन कर रहे थे और उनका बड़ा पुत्र सुसीम राजा बनने का अधिकारी माना जाता था। लेकिन मंत्रियों और प्रजा के मन में एक प्रश्न था, क्या सुसीम में वह दृढ़ता और नेतृत्व है जो अशोक में दिखाई देती है? अनेक मंत्री अशोक को ही भविष्य का राजा मानते थे, क्योंकि उसमें निर्णय लेने की क्षमता थी, न्याय की समझ थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जनता के दुख दर्द को समझता था। फिर वह दिन भी आया जब राजा बिंदुसार का देहांत हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई और इसी के साथ सिंहासन को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। कुछ लोग सुसीम को समर्थन दे रहे थे, कुछ लोग अशोक के नाम पर एकजुट हो रहे थे, लेकिन अंत में मंत्रियों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि विशाल मौर्य साम्राज्य की बागडोर अशोक जैसे योग्य और साहसी व्यक्ति को ही सौंपी जानी चाहिए। और इस तरह 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक होते ही अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूत करना शुरू कर दिया। मौर्य साम्राज्य पहले से विशाल था, लेकिन अशोक ने इसे और आगे बढ़ाया। उत्तर में हिंदुकुश के पहाड़ों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और मैसूर के घने जंगलों से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य फैल चुका था। उस समय का यह सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक एक कुशल प्रशासक था। उसकी न्याय व्यवस्था कठोर भी थी और सम्मान भी। गलत करने वाले को दंड मिलता था, सही करने वाले को सम्मान मिलता था। उस समय का अशोक शक्तिशाली भी था और कभी कभी कठोर भी, लेकिन वह पूरी तरह युद्ध नीति में विश्वास करता था। उसे लगता था कि शक्ति ही साम्राज्य की असली भाषा है और इसी सोच ने उसे एक ऐसे युद्ध की ओर धकेल दिया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग आज का उड़ीसा था। समुद्र के किनारे बसा हुआ समृद्ध राज्य, मजबूत सेना और स्वतंत्र सोच वाला यह राज्य मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं होना चाहता था। अशोक ने संदेश भेजे, दूत भेजे, लेकिन कलिंग ने स्पष्ट कहा, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम किसी साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। यह बात अशोक को नागवार गुजरी और उसने कलिंग के विरुद्ध एक भयानक युद्ध छेड़ दिया। कलिंग युद्ध इतिहास का सबसे रक्त रंजित युद्ध माना जाता है। समुद्र तट पर दोनों सेनाओं आमने सामने डट गईं। अशोक की विशाल सेना हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक हर दिशा में फैल चुकी थी। युद्ध शुरू हुआ तो क्रोध और प्रतिशोध की आग दोनों तरफ थी। तलवारें चमक रही थीं, भाले बरस रहे थे और धरती पर हर कदम पर चीखें सुनाई दे रही थीं। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। लाशें गिरती रहीं और अंत में मौर्य सेना ने कलिंग को पराजित कर दिया। लेकिन जब विजय के बाद अशोक युद्ध भूमि में पहुंचा तो उसके सामने जो दृश्य था वह उसकी आत्मा को भेद गया। जहाँ वह जीत ढूंढने आया था वहाँ उसे सिर्फ मौत का सन्नाटा मिला। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के शवों पर रो रहे थे। स्त्रियां चीख चीख कर धरती पर गिर रही थीं। सैनिकों की लाशें हर ओर बिखरी थीं। खून से जमीन लाल हो चुकी थी। अशोक वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने सोचा, यह कैसी जीत है जिसमें हजारों परिवार तबाह हो गए? यह कैसी शक्ति है जिसमें आंसू ही आंसू रह गए? वह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने महसूस किया कि शक्ति का असली अर्थ किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि किसी को सुरक्षित रखना है। यही कलिंग युद्ध का वह क्षण था जिसने अशोक को युद्ध प्रिय राजा से मानव प्रिय राजा बना दिया। कलिंग की उस भयानक त्रासदी के बाद अशोक ने प्रण लिया कि अब उसके हाथों से एक भी युद्ध नहीं होगा। उसने विजय की जगह धम्म की विजय को अपनाया। उसने हिंसा की जगह शांति को स्वीकार किया और संपूर्ण भारत में दया, करुणा और संभाव का संदेश फैलाना शुरू किया। उसने आदेश दिया कि किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाया जाए। उसने प्रजा के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य करवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए, वृक्ष लगवाए और राज्य को ऐसे कानून दिए जिनमें सभी धर्मों को सम्मान मिले। अशोक ने जगह जगह शिलालेख स्थापित कराए जिन पर लिखा था, सभी जीव मेरे बच्चे के समान हैं, मैं सबके कल्याण की भावना रखता हूँ और सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। वह अपने संदेश को पूरे देश ही नहीं बल्कि श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैलाने लगा। उसके दूत विदेशों तक गए और शांति और करुणा का संदेश लेकर लौटे। अब लोग उसे चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र या बिंदुसार का पुत्र नहीं कहते थे। लोग कहते थे
यह अशोक महान है क्योंकि ऐसा राजा इतिहास में बहुत कम देखा गया जो युद्ध से शक्ति पाता है लेकिन शांति से महानता पाता है। अशोक की यह परिवर्तन यात्रा दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गई। एक ऐसा राजा जिसने तलवार छोड़कर करुणा को अपनाया, जिसने साम्राज्य को सीमा से नहीं बल्कि प्रेम से बड़ा किया। आज भी लोग कहते हैं कि यदि इतिहास में कभी कोई सच्चा मानवता का राजा हुआ तो वह अशोक था। अशोक की अंतिम वर्षों में वह लगातार धम्म के मार्ग पर चलता रहा। वह गरीबों की मदद करता रहा, बीमारों के लिए व्यवस्था करता रहा और सबसे जरूरी काम यह किया कि पूरे भारत को एक ही भावना के धागे में पिरो दिया, शांति की भावना में, करुणा की भावना में, भाईचारे की भावना में। समय बीत गया और अशोक इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी सीख और उनकी छाप आज भी हमारे भीतर जीवित है। मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया लेकिन अशोक का संदेश कभी खत्म नहीं हुआ। भारत के तिरंगे पर बना चक्र भी उसी की याद दिलाता है जो कहता है चलते रहो, बढ़ते रहो और मानवता को कभी मत छोड़ो। आज भी जब किसी राजा की महानता का उदाहरण देना होता है तो लोग कहते हैं एक समय ऐसा भी था जब एक राजा था जिसने तलवार की धार को छोड़कर करुणा की राह अपनाई और उसका नाम था अशोक महान।